अलाइना ने मोंटी के आने की खबर दे दी थी, लेकिन अभिनव नहीं चाहता था कि वह अभी उसके सामने आए। मोंटी भले ही कल आ रहा हो, लेकिन तुम मत बताना उसे कि मैं भी वापस आ गया हूँ। अभिनव की बात सुनते ही अलाइना और लोकेश दोनों शॉक्ड रह गए थे। अब अलाइना ने हैरान होते हुए पूछा, तुम यह क्या बोल रही हो? वापस आने के बाद भी तुम्हें कंपनी पर कंट्रोल नहीं चाहिए? क्या अभी भी मोंटी ही उसे संभाले? हाँ, और वैसे भी टाइगर, मोंटी की लीडरशिप में हमारे ग्रुप की सारी कंपनी बहुत बुरी हालत में है। लोकेश ने भी अलाइना की बात को सपोर्ट करते हुए कहा। अभिनव लोकेश की बात सुनकर उसकी ओर देखने लगा। वह कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन यह बात जरूर समझ गया था कि मोंटी को बिजनेस चलाना नहीं आता था। उसकी नई कंपनी इमेजिन सिक्योरिटीज की जगमगाती हालत भी इस बात का सबूत थी। अभिनव, कुछ तो बोलो। अभिनव को शांत खड़ा देख अलाइना बेचैन हुए जा रही थी। इधर अभिनव अपनी कही बात पर फिर से विचार करने लगा था। एक तरफ उसे अंदर रहकर अपने दुश्मनों से निपटाना भी था, तो दूसरी तरफ उसे अपने ग्रुप की सारी कंपनी के लॉस को भी रोकना था। उसके लिए डिसाइड कर पाना अब काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बीच अभिनव को यह भी महसूस हुआ कि फिलहाल उसे अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत थी। अपने पुराने अंकल से मिलना, एक्सीडेंट के बारे में सुनना, मोंटी का वापस आ जाना, इन सभी बातों ने अभिनव के दिमाग को जाम कर दिया था। उसे ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत थी कि अब आगे क्या हो सकता है। टाइगर, अभिनव, अलाइना और लोकेश की एक और पुकार के बाद अभिनव ने उनकी ओर देखकर अपना मुंह खोला। हाँ, एक काम करो, जब वह आ जाए तब मुझे इन्फॉर्म करना, तब देखते हैं। तुम्हारा एटीट्यूड कब से ऐसा हो गया? तुम तो एक एक कदम की प्लानिंग करते हुए चलते थे ना? अलाइना ने पूछा। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अलाइना मेरी बात सुनो, मुझे थोड़े रेस्ट की जरूरत है और मैं इस बारे में सोचूंगा। अलाइना फिर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अभिनव को एक ब्रेक की जरूरत थी। लोकेश ने भी यही बात समझकर बीच में कुछ नहीं कहा। वह तीनों अब एक साथ बिना कुछ कहे नजरें नीचे करके खड़े थे। कुछ सेकंड के बाद ही अभिनव ने उसकी चुप्पी को तोड़ा और बोला, मैं अब निकलता हूँ, बाद में मिलते हैं, बाय। लोकेश और अलाइना ने धीरे से सर हिलाकर हामी भरी और फिर अभिनव उस मूवी थिएटर के बाहर निकल आया। उसका दिल भी अभी भारी था और दिमाग पर भी प्रेशर था। ऐसी हालत में वह वापस घर जाकर अनन्या के परिवार की गालियां सुनने के मूड में नहीं था। इसलिए गाड़ी उठाकर अब वह गुड़गांव की सड़क नापने लगा था। शाम से रात हो गई थी और रात भी अब जल्द ही आधी रात में बदलने वाली थी। गाड़ी में बैठा अभिनव यही सोच रहा था कि वह मोंटी से कैसे निपटे और इसकी सेक्रेटरी रानी को कैसे पकड़े। फिर अचानक सड़क पर चलते हुए ही उसे एक छोटे से बस स्टॉप के पास दो लोग आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई दिए। अभिनव थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि उनमें से एक लड़का था और एक लड़की। बहुत होशियार बनती है तू, हाँ, यह जितना भी एटीट्यूड है ना, सब झाड़ के रख दूंगा यहीं पर। लड़का लड़की को पीछे धकेलते हुए चिल्लाया, शाम अपनी हद में रहे और मुझसे तमीज से बात कर। और मुझे नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है, तो जा और अपनी माँ को बोल कि वह तुझे बात करने की तमीज सिखाए। लड़की भी उस लड़के से दूर होते हुए उस पर चीखते जा रही थी। वह एरिया थोड़ा सुनसान था, इसलिए दोनों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। ओ माँ को क्यों बीच में लाई? उस लड़के ने भड़क कर गुस्से में लड़की का गला पकड़ लिया। अभिनव यह नजारा देखते ही अपनी गाड़ी से उतरकर उन दोनों के पास भाग कर गया। अब छोड़ उसको। लड़के ने जब पलटकर देखा तो अभिनव को देखकर हैरान हो गया। उस लड़की की भी जब सांस में सांस आई तो वह अभिनव को देखकर हैरान हो गई। अभिनव तुम? उस लड़की ने पूछा। चाहत? यह सब क्या हो रहा है? अभिनव ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। फिर उसने उस लड़के को भी देखा।
वह लड़का भी अभिनव को घूर रहा था। इतने में चाहत को न जाने क्या सूझा और वह सीधा अभिनव से जाकर गले लग गई और बोली, यह लड़का मुझे परेशान कर रहा है, यह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बाबू, आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे नाराज होकर होटल से निकल तो आई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। आज के बाद तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी, पर प्लीज मुझे इससे बचाओ। चाहत के मुंह से यह सब सुनकर सिर्फ अभिनव ही नहीं बल्कि श्याम भी हैरान हो गया था। श्याम ने आगे आते हुए कहा, तू इतनी गिरी हुई लड़की है, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी चलते फिरते लड़के को फंसाने लगी। सब जानता हूँ मैं, यह आदमी कोई तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, श्याम ने कहा। चाहत ने जवाब दिया, श्याम तुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? ही इज माई बॉयफ्रेंड और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। अब प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर। माना कि हम साथ हैं, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं और मैं अभिनव के साथ बहुत आगे निकल आई हूँ। चाहत का जवाब सुनकर अभिनव हैरान हो गया। इतने में चाहत ने अभिनव को देखकर आंख मारी तो वह सारा माजरा समझ गया। चाहत नाटक कर रही थी। ऐसे में अभिनव ने चाहत को दूर किया और श्याम के पास आकर बोला, अगर तूने मेरी चाहत को आंख उठाकर भी देखा तो आज जिंदा घर नहीं जाएगा, याद रखना। जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभिनव ने यह कहा, श्याम को उससे डर लगने लगा। हालांकि वह अभी भी कन्विंस नहीं हुआ था कि अभिनव चाहत का बॉयफ्रेंड था, जिस बात से उसे हंसी भी आ रही थी। तू बॉयफ्रेंड है ना इसका? जा इसको किस कर फिर। क्या बोला? तू इसका बॉयफ्रेंड है तो इसको किस कर अभी मेरे सामने, श्याम ने कहा और दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अभिनव के बदन में हुजूरी सी दौड़ गई। वह चाहत को किस कैसे कर सकता था? चाहत के चक्कर में वह भी फंस गया था और इस मुसीबत से निकलने के लिए जब अभिनव ने चाहत को पलट कर देखा तो चाहत ने अभिनव के होठों को कस कर चूम लिया। यह नजारा देखते ही श्याम की हंसी हैरानी में बदल गई थी। उसे लगा नहीं था कि चाहत वाकई अभिनव को किस कर लेगी। हालांकि उससे भी ज्यादा हैरान फिलहाल अभिनव था, जो कि एक लड़की का एक्स था, एक का पति और एक का कमिटमेंट, लेकिन इसके बावजूद वह किसी नई लड़की से किस ले रहा था। जहां चाहत पूरे जुनून के साथ अभिनव को अपना प्यार दे रही थी, वहीं अभिनव हिचकिचाते हुए कुछ नहीं कर पा रहा था। बस वह चाहत से दूर होना चाहता था, लेकिन उस लड़की के प्यार के आगे उस टाइगर की ताकत भी कमजोर पड़ रही थी। शाम से यह नजारा देखा नहीं जा रहा था। वह गुस्से में अभिनव के पास आया और उसे मारने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वह अभिनव पर हाथ उठाता, अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से मरोड़ दिया। श्याम को एहसास हो गया था कि अभिनव से पंगा लेने में उसकी जान जा सकती थी। ऐसे में श्याम गुस्से से जमीन पर थूक कर अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। इसी वक्त अभिनव ने भी चाहत को दूर किया और श्याम को जाता देख वह उस पर चिल्ला पड़ा, आज के बाद दिख मत जाइयो, समझा ना। एक्सीलेटर को जोर से दबाकर श्याम वहां से गायब हो चुका था। उसकी गाड़ी के वहां से जाते ही उस सुनसान जगह पर सन्नाटा फिर से छा गया और इसी सन्नाटे के बीच दो लोग शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे कि उसके बाद चाहत अभिनव से 2 कदम दूर हो गई थी, जिसे अभिनव को और भी ऑकवर्ड लगने लगा था। कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर खड़े रहकर और इधर उधर देखने के बाद ही उसने बात पलटने की कोशिश करी। उसने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया ना? नहीं नहीं, तुम सही टाइम पर पहुंच गए थे। चाहत ने एक सेकंड के लिए अभिनव की ओर देखकर फिर से अपनी नजरें झुका ली। वह अभिनव को थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन उसे काफी शर्म भी आ रही थी। अभिनव ने धीरे से पूछा, तुम्हें मैं घर छोड़ दूं? जिसका जवाब चाहत ने हाँ में सर हिलाकर दिया। वह अपनी गाड़ी की ओर जाने के लिए पलटा ही था कि तभी चाहत एक गहरी सांस लेकर बोल पड़ी, थैंक यू अभिनव। उसका थैंक यू सुनकर अभिनव एक पल के लिए अपनी जगह पर ही थम गया। वह पलटकर वेलकम बोलना चाहता था, लेकिन उसमें उससे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं थी।
फिर गाड़ी की ओर वापस बढ़ते हुए ही वह धीरे से कहने लगा, तुमने ये जो भी किया नहीं करना चाहिए था। अभिनव की बात सुनते ही उसके पीछे पीछे आ रही चाहत हिचकिचाते हुए सफाई देने लगी। वह जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, मैं बस उस शाम को किसी तरह यहाँ से भगाना चाहती थी। अभिनव को उसका जवाब सुनकर थोड़ा गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने भी कुछ दिनों पहले अनन्या को हरदेव की डांट से बचाने के लिए किस कर लिया था। हालांकि फिर उसे यह भी लगा कि पति होने के नाते वह अनन्या को किस भी कर सकता था, लेकिन चाहत को इसका हक नहीं था। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, वह भी तुम्हारी ही दोस्त से। जब जवाब देने के लिए चाहत ने फिर से मासूम सा चेहरा बना लिया। मैं जानती हूँ, पर सब कुछ एकदम से हो गया। मुझे डर था कि श्याम फिर से ना आ जाए, इसीलिए यह सब करके मैंने उसे यह क्लियर कर दिया कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, उसे बताने के लिए। अभिनव आह भरते हुए अपनी गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंच गया। वहीं चाहत भी सामने वाले दरवाजे के पास पहुंच गई। चाहत की झुकी नजर को देखकर अभिनव के मन में अभी भी डाउट था। चाहत, सच सच बताना, उसने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती या चोट तो नहीं पहुंचाई ना? देखो अभी भी वक्त है, हम उसका पीछा करके उसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। अभिनव की उसके प्रति केयर देखकर चाहत को मन ही मन अच्छा लग रहा था। उसने एक छोटी सी स्माइल के साथ नजरें ऊपर करके जवाब दिया, नहीं अभिनव, मैंने कहा ना, तुम टाइम पर पहुंच गए थे। अगेन थैंक यू सो मच। उसका कंफर्मेशन सुनकर अभिनव भी एक फीकी स्माइल देकर गाड़ी में बैठ गया। अपनी लोकेशन सेंड कर दो इस स्क्रीन पर, अभिनव ने गाड़ी की स्क्रीन पर मैप खोलते हुए कहा। अपने घर की लोकेशन सेंड करते हुए ही चाहत को महसूस हुआ कि अभिनव की गाड़ी बाहर से जितनी खटारा थी, अंदर से उतनी ही एडवांस भी थी। यह गाड़ी वैसे बुरी नहीं है, तुमने कितने में खरीदी? चाहत के सवालों को शुरू होता देख अभिनव ने मन ही मन में उसे अब फिर से एक और बहाना तैयार रखना था। तुम्हें क्यों जानना है? और वैसे भी यह कार गिफ्टेड है, मुझे खुद को इसकी कीमत नहीं पता। गाड़ी आगे बढ़ाते हुए अभिनव ने कहा। चाहत ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन वह अभी भी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई थी। तुम थोड़े अजीब हो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, फाइटिंग में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। वह श्याम खुद एक बॉडी बिल्डर है और तुमने उसे सिर्फ हाथ मरोड़कर ही भगा दिया। अभिनव को महसूस हो गया था कि चाहत अब उसे मस्का लगाने लगी थी। उसकी अब भलाई इसी में थी कि वह सारे सवालों का जवाब इस तरह से दे कि चाहत को समझ ना पाए। दूसरी ओर एक कमरे में लाइट बंद किए और बड़ी स्क्रीन लगाए एक आदमी वीडियो गेम खेलने जा रहा था। उसके अगल बगल में चिप्स के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी हुई थी। वह अपनी आखिरी लेवल पार करने ही वाला था कि अचानक उसके कमरे का गेट खुला और अंदर आए शख्स ने उसका कंट्रोलर छीन लिया और जमीन पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। डैड, क्या प्रॉब्लम है आपको? वह लड़का उस आदमी पर चिल्ला पड़ा जिसने उसका कंट्रोलर तोड़ दिया था। क्या प्रॉब्लम है? तुझे पता भी है तेरी उम्र क्या हो गई है? इस उम्र में यहाँ पड़े पड़े यह गेम खेल रहा है। अंदर घुसा वह आदमी गेम खेलते हुए उस लड़के पर भड़क उठा। तो और क्या करूं मैं? आपको गेम से प्रॉब्लम है, आपको पार्टी से प्रॉब्लम है, हर चीज से तो सिर्फ प्रॉब्लम ही है आपको। वह लड़का भी चिढ़ते हुए शिकायत करने लगा। अबे गधे, एक तरफ तू है जो यहाँ जानवरों की तरह पड़ा हुआ है और एक तरफ तेरी ही उम्र का वह टाइगर है जो तेरे जैसे जानवरों पर राज करने को तैयार है। उस आदमी ने लड़के का शर्ट झाड़ते हुए कहा। टाइगर? हाँ, टाइगर लौट आया है वह, और इस बार यह अफवाह नहीं है। टाइगर के लौट आने की बात सुनते ही उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं उसके पिता दिग्पाल अपने बेटे की ओर देखकर उससे सारी उम्मीदें छोड़ते जा रहे थे। दिग्पाल ने फटकारते हुए अपने बेटे को यह बता दिया था कि उनका कंप्यूटर टाइगर लौट आया है। यह खबर सुनकर उसके बेटे की धड़कनें तेज हो चुकी थी।
पर डैड, टाइगर अचानक से कैसे और कहां से आ गया? इतने सालों तक कहां था फिर वह? अपने बेटे का सवाल सुनते ही दिग्पाल ने जेब से फोन निकाल लिया। जहां भी था, लेकिन जरूर ही तेरी तरह इन फालतू चीजों में अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा था। यह फोटो देख। दिग्पाल ने अपने फोन में उसे वह फोटो दिखाई जो ईशांत लेकर आया था। उस फोटो को देखकर उसके बेटे को भी अंदाजा हो गया था कि टाइगर उनके लिए कितना बड़ा खतरा था। वह अब नर्वस होकर अपने बेड पर सीधा बैठ गया और कुछ सोचने लगा। उसके पास में दिग्पाल भी आकर बैठ गया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख बेटा, तूने वीडियो गेम खेल खेल कर बहुत मजे ले लिए, पर अब सीरियस हो जा, क्योंकि अब असली गेम शुरू हो गया है। अपने पिता की बात सुनकर उस लड़के ने धीरे से उनकी ओर देखा और थोड़ा डरते हुए अपना सिर हिलाया। उसे समझ आ गया था कि वह अब ऐसी जंग में था जिसके लिए उसने कभी तैयारी भी नहीं करी थी। दूसरी ओर गाड़ी में चाहत के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। तुम्हारे एप्स है क्या अभिनव? एप्स नहीं, सिक्स पैक एप्स जैसे फिल्मों में हीरो के होते हैं। है पर दिखते नहीं हैं। अभिनव को उसका यह सवाल थोड़ा अजीब लगा। चाहत भी जवाब सुनकर हंस पड़ी और बोली, इसका मतलब नहीं है। अभिनव भी हंसकर बोला, तुम जैसा समझो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद चाहत ने अभिनव के सामने एक प्रपोजल रख दिया। तुम कहो तो इस वीक से दोनों जिम ज्वाइन कर लेते हैं। उसका यह प्रपोजल सुनते ही अभिनव ने उसकी ओर हैरानी से देखा। वह मन ही मन सोच भी रहा था जिम ज्वाइन करने की, और अब चाहत ने उसी के लिए कह भी दिया था। अभिनव के भाव देखकर चाहत को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। अगर जिम का मूड नहीं है तो एटलीस्ट साथ में डिनर तो कर ही सकते हैं। तुमने आज मेरी हेल्प की तो उसके बदले में एक पार्टी। अभिनव ने उसकी ओर स्माइल करते हुए देखा और फिर धीरे से कहा, पार्टी तो तुमने मुझे दे ही चुकी हो। अभिनव की इस फ्लर्टिंग से चाहत काफी शर्मा गई और मुड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी। अभिनव ने भी अपनी नजरें फिर से आगे कर ली थी और थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा, आज जो भी हुआ यह बात यही खत्म हो जानी चाहिए। अगर गलती से भी बाहर आ गई तो हम दोनों बुरे फंस जाएंगे। चाहत ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसे भी पता था कि अगर किसी को इस बात की भनक भी लग गई तो उन दोनों के साथ साथ अनन्या के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वैसे तुम्हें लगता है श्याम अभी भी इस दिखावे से मान गया होगा? मेरा मतलब है, कहाँ वह एक अमीरजादा और मैं एक फटीचर? अभिनव ने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए पूछा। चाहत उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर स्माइल करते हुए कहा, फटीचर लोग भी आजकल लग्जरियस स्वीट पहनने लगे हैं क्या? जस्ट जोकिंग। वैसे भी कपड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और तुम्हारा बिहेवियर काफी अच्छा है, शाम से तो लाख गुना बेहतर है। अभिनव को चाहत की इस बात में कोई मतलब दिखाई दे रहा था, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि कैसे रिएक्ट करे। कुछ सेकंड तक शांत रहने के बाद ही फिर उसने धीरे से जवाब दिया, काश अनन्या भी मेरे लिए ऐसा सोचने लगे, प्रॉब्लम वैसे ही कम हो जाएंगी। अभिनव की इस बात पर चाहत की फिर से हंसी छूट गई। अनन्या फिलहाल तो तुमसे नफरत करती है, पर आगे का पता नहीं। बट एक बात है, वह शुरू से ही काफी जिद्दी रही है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। एक बार अगर उसके दिल में किसी के लिए नफरत घुस जाती है तो बस घुस जाती है। और फिर तुमने तो उसके साथ जो किया, मेरा मतलब है तुम दोनों के बीच जो हुआ, उसके बाद तो इससे पहले कि चाहत अपनी बात पूरी कर पाती, अभिनव ने बीच में कहा, उस रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। यह सुनते ही चाहत हैरानी से अभिनव को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? अभिनव ने कहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, चाहत ने कहा और खिड़की की तरफ अपनी नजर घुमा ली। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कुछ देर बाद चाहत ने कहा, मेरा हाउस बस यहाँ रोक दो। चाहत ने अचानक कहा और अपने घर की ओर उंगली से इशारा किया। अभिनव ने उसके विला के सामने गाड़ी रोक दी। थैंक यू अगेन अभिनव, और जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, बाय।
इट्स ओके। अभिनव ने सिर हिलाकर उसे माफ कर दिया और चाहत उसकी ओर स्माइल करते हुए पलटकर अपने घर में चली गई। उसे जाते देख अभिनव यही सोच रहा था कि अलायना के अलावा सिर्फ यही एक लड़की थी जो उससे इतनी अच्छी तरह से पेश आती थी। वह नहीं जानता था कि चाहत के असली इरादे क्या थे, लेकिन उसे अंदर ही अंदर यह भी महसूस होता था कि उस लड़की का मन साफ था। कभी वह अभिनव को जासूस लगती थी तो कभी दोस्त। जब अभिनव दोबारा अनन्या के घर जाने के लिए रवाना हुआ तो उसके दिमाग में फिर से मोंटी का नाम उभरा। मोंटी कल वापस आ रहा था, उसे निपटाकर कंपनी को भी अपने हाथों में लेना था। वहीं साथ ही साथ टाइगर की आइडेंटिटी छुपाकर अंडर कवर ही रहना था। हालांकि अब भी उसके सामने सवाल यही था कि वह यह कैसे करेगा। यही सब सोचते हुए अभिनव घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि लिविंग रूम में कोई नहीं था। बेडरूम के पास जाकर भी उसने गेट धीरे से खोला ताकि अनन्या डिस्टर्ब ना हो जाए और अपने पैरों की उंगलियों पर चलकर वह काफी सावधानी से बेड के एक कोने पर आकर सो गया। अगली सुबह अभिनव अनन्या से पहले उठ गया था और डाइनिंग टेबल पर भी जल्दी पहुंच गया था। पापा जी, कंपनी कैसी चल रही है? शर्मिला ने बात छेड़ डाली। सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर कुछ भी बात होने से अभिनव को काफी चिढ़ होती थी। उसे लगता था कि यह परिवार डाइनिंग टेबल के अलावा किसी और जगह कभी साथ बैठता ही नहीं था, इसलिए उनकी बातचीत भी सिर्फ खाते हुए ही होती थी। कंपनी अच्छी चल रही है, सनी काफी मेहनत कर रहा है, हरदेव ने भारी आवाज में कहा। उनकी टोन सुनकर शर्मिला समझ गई थी कि वह अनन्या से काफी नाराज थे। पापा जी, आप एक बार और अनन्या को चांस तो दीजिए, वह सनी से भी ज्यादा सिंसियर है अपने काम में। उसी वक्त अनन्या ने पीछे से आकर शर्मिला के कंधों पर हाथ रख दिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। शर्मिला आह भरते हुए अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगी और अनन्या उसके बगल में आकर बैठ गई। उन दोनों की ओर नजरें घुमाते हुए हरदेव ने फिर से अभिनव की ओर देखा। अभिनव, तुम्हारी नौकरी चली गई है क्या? यह बात सच है? दादाजी, आपको किसने बताया? यह अनन्या ने हैरान होकर पूछा। सनी ने बताया, वह आजकल काफी खबरें रखने लगा है। मंडे तक प्रोटोन पब्लिशर से उसकी डील भी फाइनल हो जाएगी, हरदेव ने गर्व करते हुए कहा। वह यही चाहता था कि इस न्यूज को सुनकर अनन्या थोड़ा अपने बारे में सोचे कि फिलहाल वह कहाँ है और उसका भाई कहाँ पहुंच गया है। प्रोटोन पब्लिशर तो टाइगर की कंपनी है ना। अपनी कंपनी का नाम सुनते ही अभिनव ने हरदेव की ओर देखकर कहा। टाइगर का नाम सुनकर हरदेव का सीना और भी चौड़ा हो चुका था। हाँ, उनके ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी। मुझे लगा नहीं था कि सनी उनके साथ डील क्रैक कर पाएगा, पर लड़के ने वाकई कर दिखाया। हरदेव की बातों से अनन्या को यही महसूस हो रहा था कि उनकी कंपनी का कंट्रोल वह सनी को ही देने वाले थे। ऐसी सिचुएशन में उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला था और यही सोच सोचकर अनन्या अब ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पा रही थी। प्रोटोन तो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है ना पापा जी, और अनन्या ने भी तो कॉलेज में अपना स्पेशलाइजेशन एडवर्टाइजमेंट ही दिया था। मुझे तो लगता है वह उसमें और भी अच्छे से डील फाइनल कर सकती थी। शर्मिला ने अनन्या की तरफदारी करते हुए कहा। हाँ, पर इन मैडम के पास टाइम भी तो होना चाहिए ना बिजनेस के बारे में सोचने का। जब यह दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूम रही थी, क्लब में जा रही थी, शॉपिंग करने जा रही थी, तब सनी अकेले ही प्रोटोन के साथ मीटिंग हैंडल कर रहा था। अब जब उसकी मेहनत से यह डील फाइनल हो पा रही है तो तुम कह रही हो कि तुम्हारी बेटी और बेहतर कर सकती थी। हरदेव ने शर्मिला को ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसने वह सब कुछ कह दिया था जो वह अनन्या के लिए अपने अंदर दबाए बैठा था। हरदेव की बातें सुनकर अभिनव को भी लग रहा था कि यह डील सनी की ही मेहनत से हुई थी। हालांकि उसे यह भी पता था कि सनी अपने आप से कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने जरूर ही कुछ न कुछ तगड़ा बैठाया होगा जिससे इस डील की कमान अनन्या के हाथों में कभी नहीं आ ही नहीं पाएगी।
हरदेव की नजर हटाकर जब उसने अनन्या की ओर देखा, तब उसने नोटिस किया कि उसकी आंखों में से एक आंसू टपक गया था। उसे महसूस हुआ कि फिलहाल उसे भी अनन्या के लिए कुछ बोलना चाहिए था। दादाजी, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ नहीं है, तो आप अनन्या को भी एक मौका देकर देखिए ना। हो सकता है वह प्रोटेन से नेगोशिएट करके एक और भी अच्छी डील क्रैक कर ले। अभिनव की बात सुनते ही टेबल पर बैठे सभी लोग उसे घूरने लगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अनन्या ने उसकी ओर गुस्से से देखकर फुसफुसाया। तुमसे किसी ने पूछा क्या, क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अपना मुंह बंद रखो। शर्मिला भी उसके ऊपर भड़क गई। तुम्हारी खुद की जॉब तो जा चुकी है, तो फिर हमें क्यों एडवाइस दे रहे हो? अनन्या ने अपनी माँ की बात को सपोर्ट करते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं अभिनव की बात से हरदेव और गुस्सा होकर अभी कंपनी सनी के नाम न कर डाले। हरदेव भी अपने होठों पर ताना लिए उसे घूरे जा रहा था। अभिनव ने उसे नोटिस कर लिया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाए, अभिनव ने ही अपनी सफाई दे दी। मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रहा था, और वैसे भी मेरी कोई नौकरी नहीं गई है। मुझे आज भी काम पर जाना है। क्या? तो फिर यह खबर कहाँ से आ रही है कि तुम्हारी नौकरी चली गई है? कोने में बैठे राजीव ने हैरान होकर पूछा। नौकरी नहीं गई, बल्कि दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो गया है। पोजीशन भी इस बार मैनेजर की मिली है। अभिनव ने बात खत्म करते हुए शर्मिला और अनन्या की ओर देखा, जो अभी उसे नौकरी खोने का ताना सुना रहे थे। सच बोल रहे हो तुम? हरदेव ने अभिनव की आंखों में देखकर भारी आवाज में पूछा। सच कह रहा हूँ दादाजी, नई जॉब भी अकरम के रेफरेंस से मिली है। अभिनव ने सिर हिलाकर कॉन्फिडेंस कहा। इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया? बहुत खूब, हरदेव ने पानी पीते हुए कहा। उनकी बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर भी गर्व से हल्की सी मुस्कान आ गई थी। नैपकिन से अपना मुंह पोंछकर फिर से हरदेव ने आगे बोलना शुरू किया। मुझे अभिनव की बात में दम लग रहा है। इस डील में अनन्या को भी शामिल होना चाहिए। हरदेव ने अनन्या की ओर देखा। इस बार थोड़ा डिसिप्लिन से काम करना। मैं आशा करता हूँ कि तुम और भी अच्छा डील कर पाओगी प्रोटोन से। अपनी बात कहते हुए ही हरदेव डाइनिंग टेबल से उठकर चले गए। कांग्रेचुलेशन बेटा, दादाजी मान गए। शर्मिला ने अनन्या के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। हालांकि अनन्या के हाव भाव खुश होने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। उसने अपनी नजरें अभिनव की ओर घुमाई और चिढ़ते हुए कहा, तुम बोलने से पहले सोचते भी हो क्या? इतना घटिया आइडिया आ कैसे गया तुम्हारे दिमाग में? अनन्या का गुस्सा देखकर अभिनव काफी कंफ्यूज हो गया। जिस डील में ना होने की वजह से कुछ ही देर पहले उसके आंसू निकल आए थे, अब उसे पाकर वह गुस्सा कर रही थी। अभिनव को ऐसा लग रहा था कि कोई भी काम अगर उससे जुड़ते हुए होते हैं तो अनन्या को तकलीफ ही होती है। अनन्या, अब क्या हो गया? तुम्हें इस डील में आने के लिए तो तुम कुछ भी करने को तैयार थी, और अब अभिनव की मदद से तुम्हें चांस मिल ही गया है, तो तुम उस पर ही क्यों उल्टा भड़क रही हो? राजीव ने डांटते हुए अनन्या से पूछा। टेबल पर बैठे बाकी लोग भी अब यह जानना चाहते थे कि उसे अचानक क्या हो गया था। अभिनव के आइडिया से हरदेव ने अनन्या को एक और चांस तो दे दिया था, लेकिन अनन्या इस बात से जरा भी खुश नहीं थी। बकवास आइडिया! तुम्हारे दादाजी तो इस आइडिया को अप्रूव करके गए, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अभिनव ने थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा। अनन्या आहें भरकर उसकी ओर देखकर भड़क उठी। तुम समझते क्यों नहीं हो? डील मंडे को होने वाली है और आज ऑलरेडी फ्राइडे है। अब डील में आकर क्या उखाड़ लूंगी मैं? सब कुछ तो सनी ऑलरेडी कर चुका होगा। अनन्या का गुस्सा देखते ही राजीव ने अपनी चम्मच जोर से टेबल पर पटक दी और कहा, अनन्या, तुम उसको क्यों ब्लेम कर रही हो? उसने कहा था क्या कि दिन भर क्लबिंग और पार्टी करो, बिजनेस पर ध्यान मत दो? हाँ पापा, आप क्यों इसकी साइड ले रहे हो? अनन्या रोने लगी। उसे रोता देख शर्मिला उसके आंसू पोंछने लगी और फिर राजीव की ओर देखकर बोल पड़ी। क्या गलत कहा है? अनन्या ने
अब तक प्रोटोन से सारी मीटिंग्स तो कर ही चुका होगा सनी, फिर अनन्या उसमें जाकर क्या कर लेगी? उसे सिर्फ नाम के लिए थोड़ी ना जाना है। शर्मिला ने शुरू होते ही राजीव आहें भरकर फिर से अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगा। शर्मिला फिर और भी ज्यादा गुस्सा होकर अभिनव की ओर घूर कर बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यहाँ किसी ने पूछी थी क्या तुमसे तुम्हारी एडवाइस? कल से ना तुम साथ में ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, अकेले में करोगे, बेडरूम में, समझ गए? राजीव ने फिर से शर्मिला की ओर देखा और जोर से कहा, शर्मिला। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे थे, पर तभी अचानक उन्हें अभिनव की आवाज सुनाई दी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा। अनन्या ने अपना सर उठाकर उसकी ओर देखा, क्या गलती सुधारोगे अब तुम? सनी से जाकर लड़ोगे गुंडों के जैसे, या फिर प्रोटोन का मैनेजर तुम्हारा रिश्तेदार है? अनन्या ने ताना मारा। अभिनव की जुबान पर यह शब्द आ ही गए थे कि वही प्रोटोन का मालिक है, पर उसने अपने आप को काबू किया और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मैनेजर नहीं, प्रोटोन पब्लिशर से डील में तुम्हें सीधा टाइगर से बात करनी चाहिए। अभिनव के मुंह से टाइगर शब्द सुनते ही अनन्या ने अपना सिर पकड़ लिया और शर्मिला की हंसी छूट गई। हाँ, टाइगर तो जैसे इसका जिगरी यार ही होगा ना, सब इसी फटीचर से पूछ कर करता होगा। शर्मिला ने मुंह से टाइगर के बारे में ऐसे शब्दों को सुनकर राजीव थोड़ा बेचैन हो गया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाने लगा, थोड़ा अपनी जुबान पर लगाम दो और बोलने से पहले सोचो किसके बारे में बोल रही हो। अभिनव को राजीव की बात सुनाई दे गई थी, जिसके बाद वह मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। उसे समझ आ गया था कि टाइगर की औकात किस हद तक पहुंच चुकी थी। मेरा मतलब सिर्फ यही है कि डायरेक्टली टाइगर से बात करके अनन्या को बाकी मैनेजमेंट के झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। अभिनव के यह कहते ही राजीव उसकी आंखों में देखकर बोल पड़ा, तुम सुबह सुबह नशा करके बैठे हो क्या, या फिर तुम्हारे दिमाग में किसी तरह की बीमारी है? टाइगर से कोई तभी मिल पाएगा जब वह दिखेगा। कितने सालों से उसका कोई अता पता ही नहीं है और तुम बोल रहे हो कि टाइगर से मिल लो। राजीव की बात पूरी होने से पहले ही अभिनव के होठों पर जवाब तैयार था, हाँ तो उसे ढूंढ लेंगे ना हम, वह मर थोड़ी ना गया है, उसका भी एक घर होगा, पता होगा, और अगर उससे कांटेक्ट नहीं भी हो पाया तो उसकी सेक्रेटरी के जरिए तो हम उससे मिल ही सकते हैं ना। अभिनव की बात सुनकर शर्मिला फिर से हंस पड़ी, ठीक है, तुम उसका पता निकालो और अनन्या जैसे ही टाइगर के साथ मीटिंग फिक्स हो जाए ना, तो इस गधे को डाइवोर्स देकर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेना। शर्मिला का ताना सुनते ही अनन्या गुस्से से अपनी चेयर से उठकर बाहर जाने लगी। जा रही हूँ कंपनी, बाय। अनन्या को बाहर निकलते देखकर अभिनव भी तुरंत ही उसके पीछे पीछे उठकर चल दिया। अनन्या बताओ तो सही, तुम्हें टाइगर से मीटिंग करनी है या नहीं? अभिनव के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करती हुई अनन्या अपनी कार में बैठ गई। अभिनव ने उसे एक बार और पुकारने की कोशिश करी, लेकिन अब तक अनन्या वहां से गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। आहें भरते हुए अभिनव भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और इमेजिंग सिक्योरिटीज के ऑफिस की ओर निकल गया। रास्ते में वह यही सोच रहा था कि अब अनन्या क्या डिसीजन लेने वाली थी। ऑफिस पहुंचकर अपने कैबिन में घुसते ही अभिनव ने देखा कि मीरा उसकी टेबल पर एक फाइल अरेंज कर रही थी। कैबिन का गेट खुलते ही मीरा पलट कर बोली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, यह फाइल कैसी है? अभिनव ने फाइल की ओर देखकर पूछा। सर, यह एस्टिमेशन है कि हमें टोटल कितने फंड की जरूरत पड़ने वाली है। मैंने जितनी हो सकती थी उतनी कॉस्ट कटिंग की है, लेकिन फिर भी अमाउंट थोड़ा बड़ा ही निकल कर आ रहा है। मीरा की बात खत्म होते ही अभिनव ने फाइल उठाकर अपने हाथों में ले ली। सभी एक्सपेंस की लिस्ट से नीचे जाते हुए उसकी नजर टोटल अमाउंट पर पड़ी। इसके आगे 7 जीरो लगे थे, तो टोटल 6 करोड़ चाहिए, राइट? यस सर, अमाउंट काफी बड़ा है, हमें लोन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए।
अभिनव ने मीरा की यह बात अनसुनी कर दी। वह अभी भी उस फाइल के पन्ने ही पलटे जा रहा था, लेकिन उसे एक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। यह प्रोडक्ट कितने दिनों में रेडी हो जाएगा? पर सर, फंड्स तो आए पहले। फिर से पैसे की बात सुनकर अभिनव ने मीरा की ओर रूखेपन से देखा। मैंने पूछा प्रोडक्ट रेडी कब हो जाएगा, पैसों का नहीं पूछा। इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इस फाइल में नहीं है। क्या काम किया है तुमने? हाँ। अभिनव की फटकार मीरा नजरें झुकाकर सुनती ही जा रही थी। उसकी आवाज के बीच मीरा के मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे, जिसमें से एक यही था कि उसका यह नया मैनेजर या तो काफी मजाकिया था या फिर काफी अजीब। सर, वह प्रोडक्ट रेडी हो जाने की डेट फंड्स आने के बाद ही बताऊंगी। मुझे लगा फंड नहीं आएंगे, इसलिए सॉरी। फिर से पैसों की बात सुनकर अभिनव को चिढ़ मच गई और उसने तुरंत ही अपनी जेब से एटीएम कार्ड निकालकर मीरा के हाथों में थमा दिया। जितने फंड्स चाहिए इससे निकालो, और अब मुझे 10 दिन में प्रोडक्ट रेडी चाहिए। याद रखना, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उस एटीएम कार्ड को देखते ही मीरा के होश उड़ गए। वह कोई साधारण कार्ड नहीं था, बल्कि ब्लैक कार्ड था, जिसकी लिमिट 99% लोगों की जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा हुआ करती थी। अपने हाथों में उसे लेकर मीरा यही सोच रही थी कि आखिर अभिनव जैसे एक मैनेजर के पास यह कार्ड कहां से आ सकता था। मीरा को अपनी जगह पर ही खड़े देखकर अभिनव उस पर चिल्ला पड़ा। अभी जाओ ना, किसका वेट कर रही हो? जी सर। मीरा उस कार्ड को देखते हुए केबिन से बाहर निकल गई और सामने से आ रही एक लड़की से टकरा गई, जिससे वह कार्ड भी नीचे गिर गया। देख कर चलो ना। आई एम सॉरी मीरा। ने कार्ड उठाकर जैसे ही उस लड़की की ओर देखा तो वह फिर से शॉक्ड हो गई। मैम, अभिनव से मिलना है। उस लड़की की बात सुनते ही मीरा पलटकर उसे साथ में मैनेजर के केबिन के पास ले जाने लगी। केबिन का गेट खोलकर पहले वे अंदर आई और उसने धीरे से अभिनव से कहा, सर, कोई बहुत ही स्पेशल आपसे मिलने आया है। अभिनव थोड़ा हैरान हो गया। एक पल के लिए उसे यह भी डर लगा कि शायद मोंटी ही उससे मिलने आ गया। कौन है? इससे पहले कि मीरा जवाब दे पाती, वह लड़की केबिन के अंदर चली आई। अरे अलाइना, तुम? अभिनव अचानक अलाइना को अपने ऑफिस में देखकर हैरान हो गया। उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू उसके घुसते ही पूरे केबिन में फैल चुकी थी। हेलो अभिनव। अलाइना मुस्कुराते हुए पास वाली चेयर पर बैठ गई। उन दोनों के बीच हाय हेलो सुनकर मीरा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अलाइना जैसी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी अभिनव जैसे मामूली मैनेजर को कैसे जानती थी। इससे पहले कि अभिनव उससे कुछ बातचीत शुरू करता, उसने पहले मीरा की ओर देखा। वह फंड्स का काम जल्दी कर देना, और हाँ, मैंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी कहा था, उसका क्या हुआ? सर, इंटरव्यू कल ही फाइनलाइज हो जाएगा। अभिनव ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम हैंडल कर लेना, और हायर ऑन द बेस्ट। कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। ओके सर, थैंक यू। मीरा तुरंत ही केबिन से बाहर आ गई और उसने धीरे से गेट भी लगा दिया। उसे जाते हुए देखकर अभिनव के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा था, जिसे अलाइना ने नोटिस कर लिया था। लगता है टाइगर लड़कियों के सामने सख्त बनने की कोशिश कर रहा है। अभिनव उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। तुम भी कभी कभी कुछ भी बोलती हो। आलसी स्टाफ है, इसलिए सबको लाइन पर रखना पड़ता है। क्या करूं? इसी वक्त अभिनव का फोन बजने लगा। उसने देखा कि स्क्रीन पर नाम अकरम का था। हेलो अकरम। गुड मॉर्निंग टाइगर। नई जॉब कैसी चल रही है? फोन की दूसरी साइड से आवाज आई। बस चल रही है, तुम बताओ। आज अचानक गुड मॉर्निंग कहने को फोन किया है क्या? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, एक इंफॉर्मेशन थी। वैसे तो तुम्हें कल रात को ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं कुछ काम में उलझ गया था। मोंटी का फोन आया था मेरे पास कि वह आज ही इंडिया आ रहा है। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव ने अलाइना की ओर देखा, जो कि उसके छोटे से केबिन को दिलचस्पी से निहारे जा रही थी। हाँ, वह अलाइना ने बता दिया था मुझे। इनफैक्ट वह अभी मेरे सामने ही बैठी है, बस पता नहीं क्यों
अपना नाम सुनते ही अलायना ने अभिनव की आंखों में देखा और वह अचानक मुस्कुराने लगी। अभिनव ने कंफ्यूज होकर इशारे से पूछा कि वह एकदम से स्माइल क्यों करने लगी थी, और इसी वक्त फोन की दूसरी साइड से उसको जवाब भी मिल गया। अलाइना तुम्हें वहां ले जाने आई है टाइगर। मोंटी सुबह ही लैंड कर चुका है और फिलहाल तुम्हारे पिता की एक प्रॉपर्टी में ही बैठा है। तुम एक बार आ जाओ तो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए। उसका खून अचानक से गर्म हो गया और उसकी आंखें खतरनाक हो गई थी। जिस दिन का वह इतने वक्त से इंतजार कर रहा था, आखिरकार वह दिन आज आ ही गया था। अभिनव भले ही थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था, लेकिन वह मोंटी से मिलना चाहता था। वह उस आदमी को देखना चाहता था जिसके पिता की वजह से उसने अपने 18 साल अनाथों की तरह निकाले। वह उस आदमी से मिलना चाहता था जो उसकी गाड़ी को हत्या कर बैठा हुआ था। अभिनव के अंदर अपने पिता की मौत का बदला लेने की आग हवा पकड़ने लगी थी। अभिनव ने फोन पर कहा, क्या मोंटी को पता चल गया है कि मैं वापस आ गया हूँ? अभिनव फोन पर यह सवाल पूछते हुए अलाइना की ओर देख भी रहा था, जिसका जवाब अलाइना ने ना में सिर हिलाकर दिया। नहीं नहीं, उसे अभी कुछ पता नहीं चला है। फिलहाल तुम मीटिंग सभी सीनियर से कर रहे हो, अकरम ने उसे दिलासा देते हुए कहा। हालांकि अभिनव के मन में अभी भी शक था, इसलिए उसने ना आने का बहाना बनाने की कोशिश की। ठीक है, जब तक मैं वहां नहीं आता, मोंटी को यह खबर नहीं लगनी चाहिए कि मैं वापस आ गया हूँ, अभिनव ने कहा। वह मोंटी को अपने नाम से अलर्ट नहीं होने देना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि मोंटी उसके आने की खबर पाकर कोई चाल चले। वह मोंटी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। तो तुम मुझे इसलिए लेने आई हो? चलो मैं भी तो देखूं यह मोंटी कौन है, अभिनव ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम मोंटी का नाम सुनते ही इतने गुस्से में क्यों आ गए? अलाइना ने अभिनव का चेहरा देखते हुए पूछा। भले ही अभिनव कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अलाइना सब कुछ साफ देख पा रही थी। अभिनव के मन में अभी भी जवाब नेगेटिव ही था, मगर वह उसे जुआ पर लाया नहीं। उसे एहसास हुआ कि अभिनव होने से पहले वह टाइगर था और फिलहाल वह दुनिया के सामने अभिनव बनकर ही इज्जत से इसीलिए रह पा रहा था क्योंकि उसके सिर पर कुछ लोगों का हाथ था। ऐसे लोग जो उसे टाइगर के नाम से जानते थे। वह भी लोगों के लिए टाइगर ही बना रहना चाहता था, ताकि वह अपने लोगों की मदद कर सके, जैसे उसके पिता किया करते थे। ऐसे में अभिनव ने अलाइना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बाहर निकल गया। उधर जब अभिनव मोंटी से मिलने निकल गया था, तब इधर अनन्या अपने घर में परेशान सी बैठी थी। हरदेव ने प्रोटेन के साथ डील फाइनल करने के लिए सनी को भेजा था। ऐसे में अनन्या को समझ आ गया था कि अब वह कभी अपनी कंपनी में हरदेव पाल सिंह की जगह नहीं ले सकती थी। उसे लगने लगा कि आगे भी अपने भाई सनी के अंगूठे के नीचे रहकर ही उसे काम करना पड़ेगा। अब आगे क्या होने वाला था दोस्तों? क्या होगा जब अभिनव मोंटी से पहली बार मिलेगा? क्या वह अपने गुस्से पर काबू रख पाएगा और क्या अनन्या को जिंदगी देगी दूसरा मौका? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।